हेलो क्लास, वेलकम टू सोनी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण विकास के बारे में, जो कि 25 नंबर पूरा यूपी उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसमें कवर करता है। तो इन 25 क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, इनको कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए कि आखिर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, फिर आपको हम आगे बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है जिसमें से आपके 25 से कम 23, 24 या 25 नंबर आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कोशवानी। जो कोशवानी है, ठीक है, ये एक वेबसाइट तैयार की गई है। ये किस लिए तैयार की गई है? ये स्वास्थ्य की, जो वित्तीय स्वास्थ्य है ना, वित्तीय स्वास्थ्य की देख रेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए तैयार की गई है। तो देखिए, इससे तो हमको ये पता चलता है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न जो है हाल ही में, मतलब कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो 2014 में ये वेबसाइट जो है लॉन्च की गई थी। तो मतलब ये एक करंट का क्वेश्चन बनता है। तो एक नंबर ये क्या हो गया? करंट का हो गया। हमको इस हिसाब से इसको समझना है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन किस फील्ड से आया है, तभी तो उस फील्ड की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका करंट से हुआ है, वो भी एक वेबसाइट के बिहाफ पर, कि आखिर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ऐसा कौन सा काम किया गया है। तो ये एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश भी आता है, हमारा मध्य में मध्य प्रदेश भी आता है। तो आसपास के 3-4 जिले जो आ जाते हैं, तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। तो इन जिलों में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो देखिए, 1 बीघा जो होता है वो 25-29, यानी कि हमारा अगर हम बात करें तो जो 1 बीघा है वो 25-29 इतना मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये इतना मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 बीघा। लेकिन हमको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो जब इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, कि इसका मतलब ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा जाके। ठीक है, तो मतलब पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन वाली एक क्लास हम अलग से लेंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे सिर्फ एक छोटे से वीडियो में। तो मतलब कि एक यूनिट भी पूछी जाती है। हमको यहाँ से ये पता चलता है कि एक कन्वर्जन की यूनिट भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो इसका आंसर तो है, आई थिंक आप सबको पता होगा, कि कथक। तो कथक जो है, इसका उद्भव जो है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, घूमर की बात करें तो राजस्थान, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कथक। तो ये आप सभी को पता होगा। तो ये प्रश्न एक आता है स्टैटिक जीके टाइप का, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। एक स्टैटिक जीके होता है जो पूरे देश का हम लोग पढ़ते हैं अदर एग्जाम्स के लिए। तो ये ऐसा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन से मंदिर फेमस हैं, कितने बांध हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितनी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, कौन सा नृत्य है, कौन सी भाषा, कौन सी जनजातियाँ, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आज ये क्लास में ले रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया पहले लगेगा ना कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप प्लीज़ करके पेपर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपको पेपर मिल चुका होगा और आप पढ़ भी चुके होंगे हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ से बस इतना देखना है कि आखिर पढ़ कर के हमको क्या सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए? नहीं, हमको ये आइडिया लगाना है कि आखिर किस तरीके से तैयारी की जाए, कि प्रश्न किस तरीके के एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, अगला जैसे प्रश्न है, प्रश्न ये पूछा गया है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? आखिर ये जमाबंदी क्या होती है? तो देखिए, इसमें देखिए कृषि प्रलेख होता है, मैपिंग शीट होती है, भू अधिकारों का प्रलेख होता है, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी होती है। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर है। अब देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या बताया गया, आखिर जमाबंदी होता क्या है। तो जमाबंदी जो है वो ब्रिटिश काल में भूमि अधिकारों के प्रलेख होते थे। इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिश शासन था तभी से इसका निर्माण हो चुका था। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि जो है, भूमि का विवरण एक रजिस्टर में होता था।
एक ही स्थान पर एक खाते के रूप में लिखाया जाता था। इसे जमाबंदी कहते थे। तो उस टाइम पर बैंक वैंक का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता था कि ज़मीन से जुड़ी हुई हर एक चीज़, पूरा उसका खाता जो है एक रजिस्टर में लिखा जाता था। उस रजिस्टर को ही क्या कहते थे, लिखने को ही उसको बोलते थे जमाबंदी। और इसकी 2 कॉपियाँ तैयार की जाती थी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जमाबंदी की कितनी कॉपियाँ तैयार की जाती थी, तो 2 प्रतियाँ, मतलब 2 कॉपी इसकी बनाई जाती थी। एक तहसील कार्यालय में जमा कर दी जाती थी और दूसरी पटवारी के पास। पटवारी मतलब जो उससे संबंधित पटवारी होता था, यानी कि लेखपाल, पटवारी को ही लेखपाल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, जो हर 4 साल में क्या होता था, जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता था हर 4 साल में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जैसे जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से पहले अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि जमाबंदी है तो जमाबंदी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादातर पढ़ लें तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी के आसपास से पूछे जाते हैं। चलिए अभी तो हम लोग को आइडिया लगने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्रश्न को देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि SGSY, यानी कि SGSY का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। तो सबने पढ़ रखा होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम। S4 होता है स्वरोजगार, तो मतलब स्वरोजगार पहले वाले में, इसका मतलब पहली वाली सही हो जाएगी। तो ये फुल फॉर्म तो योजनाओं के, देखिए जितनी भी योजनाएं हाल ही में लॉन्च हुई हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, आपको 1 साल के अंदर जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसमें से जो हमारी यूपी के लिए लॉन्च हुई स्पेशली, उन सभी को आपको स्पेशली लर्न करना है, उनकी फुल फॉर्म लर्न करना है, उनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उन पर कितनी राशि खर्च की गई। तो ये सब चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जो आप देख रहे हैं ना, ये फेमस है, आप सबने पढ़ा होगा मिर्जापुर, मिर्जापुर देखा भी होगा आप सबने, जिसमें कालीन भैया रहते हो, नाम कालीन ही रखा गया स्पेशली। तो कालीन के लिए मिर्जापुर फेमस है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं, उनको सभी सभी को देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों में भदोही जिले का नाम प्रसिद्ध है। तो भदोही जो जिला है वो फेमस है कालीन के लिए, ठीक है। और भदोही जिला जो है मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। तो अगर हमारे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होते हैं, तो कुल 18 मंडल होते हैं, और जो 75 होते हैं वो जिला हैं। टोटल प्रेजेंट टाइम में 75 जिले हैं हमारे राज्य में, और 18 जो है वो मंडल हैं। तो 18 मंडलों में से एक मंडल है आपका मिर्जापुर, ठीक है। उस मिर्जापुर मंडल के अंदर जिला आता है भदोही, ठीक है। तो इसके अंदर कुल कितने जिले आते हैं, मिर्जापुर के अंदर 3 जिले आते हैं, एक होता है मीरजापुर, सोनभद्र व भदोही। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पता चली हैं कि मिर्जापुर के अंदर उसके 3 जिले आते हैं, क्योंकि वो एक मंडल है ना। तो और ये सब किस लिए फेमस है, ये कालीन के लिए फेमस है। और अलीगढ़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ताले और वह पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, कौन, अलीगढ़। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि जो सामान कहाँ पर फेमस है, कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो या उस सामान के लिए कौन सा जिला फेमस है। तो ये प्रश्न भी ज़्यादातर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब अगला देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुंचा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 925, दूसरा है 930, मतलब कि है 2001 में ये कब तक था, ये था 898। तो ये पूछा गया है कि अब 2011 में कितना पहुंच गया है। तो 2011 में जो है वो पहुंच चुका चुका है आपका कितना, ये 912 पहुंच चुका है, कितना, 911 पहुंच चुका है 2011 में। तो ये तो एक जनगणना से प्रश्न आ गया, किससे आ गया, जनगणना से, मतलब उत्तर प्रदेश की जनगणना भी पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं अपने उत्तर प्रदेश में वो हैं चीनी की मिलें। चीनी की मिलें सबसे ज़्यादा है, और अगर सबसे पहली चीनी की मिल कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, तो वो देवरिया में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, और गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण नगदी फसल है। तो देखिए क्वेश्चन इससे ये आ चुका है, ये पूछा जा चुका है कि हमारे उत्तर प्रदेश की नगदी फसल कौन सी है, तो वो है गन्ना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 50% है। जितना हमारा पूरे देश में होता है, ठीक है, उतना उसका 50% जो है हमारे सिर्फ एक राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में। तो राज्य में 30 लाख से अधिक गन्ना कृषकों के अलावा मिल कर्मचारी, गुड़, खांडसारी उद्योगों से जुड़े लोगों को रोजगार मिला है। और गंगा यमुना दोआब गन्ना उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, गंगा यमुना दोआब,
तो ये गन्ना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला हमारा प्रश्न है, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो अभी हाल ही में पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है 2015 के हिसाब से। तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी समाजवादी पेंशन स्कीम। तो समाजवादी पेंशन स्कीम है जो लॉन्च की गई थी, मतलब ये भी एक योजना पूछी गई है। पीछे पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का फुल फॉर्म, यहाँ पर ये एक और योजना से पूछा गया था और सबसे पहले एक वेबसाइट पूछी गई थी। तो कहने का मतलब 3 करंट के क्वेश्चन, नहीं वो सेकंड वाला करंट का नहीं था, अभी तक 2 करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं और एक जनगणना से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं योजनाएं, तो कम से कम आपकी 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक योजनाओं से मिलने वाले हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका इटावा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इटावा। इटावा हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन जिला न्यायिक सेवा के रूप में कार्यरत इटावा जिला और कानपुर देहात जिला न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल के परामर्श से। और किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 217 के अनुसार। लेकिन जो सेशन या फिर जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो सेशन या फिर जिला न्यायाधीश होते हैं, छोटे स्तर पर न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा। और ये आर्टिकल 223 के अकॉर्डिंग होता है, मतलब 233 के अनुसार होता है। ऊपर वाला 217 के अनुसार, नीचे वाला 233 के अनुसार। तो मतलब ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो उस टाइम पे भूमि का जो अधिग्रहण है वो लेखपाल के द्वारा किया जाता था और आज भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ और खास बात बताई गई होगी लेखपाल के बारे में। तो लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं। लेखपाल ग्राम स्तर पर भू कृषि की गणना सर्वे करता है। तो देखिए इसका काम पता होना चाहिए। लेखपाल जो है ग्राम स्तर पर भू कृषि की गणना व सर्वे करता है। उसके बाद ये आर्थिक, अगर हमारे जहाँ पर वो नियुक्त है वहाँ पर कोई आर्थिक मंदी आ गई, कोई आर्थिक दिक्कत आ गई, तो उसका भी सर्वे करेगा। कोई दैवीय आपदा आ गई, जैसे बाढ़ पड़ गई, सूखा हो गया, बवंडर आ गया, ठीक है, कोई बीमारी संक्रामक फैल गई, तो उसका भी सर्वेक्षण करेगा लेखपाल। तो ये कार्य होते हैं लेखपाल के। सिर्फ लेखपाल का काम भूमि मापन ही नहीं होता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए हमको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा से। तो ये है टोटल 31, क्योंकि देश में अगर राज्यसभा में बात की जाए तो 250 सीटें होती हैं इसमें। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250, जिसमें कि 238 जो संघ और राज्य दोनों निर्वाचित करते हैं और 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 12 लोगों को दोनों मिला के हो जाते हैं हमारे 50। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको है कि राज्यसभा का पहली बार जो गठन है 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश ने रुपए डैश डैश करोड़ का प्रावधान किया है। तो इसका मतलब है कितने करोड़ का किया है? 685 करोड़ का किया है। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज़ और समझ में आ रही है कि ये भी 2014 में प्रश्न पूछा गया है, मतलब ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो हमारे 3 क्वेश्चन अभी करंट से आ गए हैं और मोस्टली वो सब योजनाओं से ही हैं। एक वेबसाइट वाला था और 2 योजनाओं से आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, और वो भी योजनाएं कितनी पूछी जा रही हैं। तो करंट की जो योजनाएं होंगी वो भी आपके लिए, हर एक न्यूज़ मत पढ़िए, सिर्फ योजनाएं जो हैं और उत्तर प्रदेश के जो आसपास की खबर है वही पूछी जा रही है। एक जीके में जो करंट आएगा 25 नंबर में, ये उसके में वाला करंट नहीं है, ये आपका जो ग्रामीण परिवेश वाला पेपर होने वाला है, ये उसके अंदर करंट आ रहा है किस हिसाब से। इसका मतलब करंट से कम 3 से 4 क्वेश्चन, अगर 4-5 क्वेश्चन इधर कवर होते हैं और उधर तो कवर हो ही जाएंगे 5-6 क्वेश्चन, तो आई थिंक कम से कम 8-9 क्वेश्चन जो है पूरा करंट से मिलने वाला है, दोनों में बट बट के। बस ये है कि ये वाला जो करंट होगा वो सिर्फ यूपी बेस्ड होगा, है ना। तो चलिए अगला हम देखते हैं, और इसमें कुछ और खास बात नहीं है। अगला है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये देखिए, ये भी हमारा 2011 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना वाला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का
इतना प्रतिशत है, कितना 16.51% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है कि कुल जनसंख्या क्या उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, तो 16.51% है। और उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये आपको दिख रही है 19,98,12,341। ये यहाँ की जनसंख्या है। अगर यहाँ पर बात की जाए की दृष्टि से, कुल जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा तो चीन में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में, मतलब 1 2 3 4 चार देशों के बाद अगर बात की जाए तो पांचवा स्थान पर कौन, हमारा उत्तर प्रदेश। अगर एक देश हो तो इसको पांचवें देश का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये एक योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, ठीक है, ये एक योजना है। इसके अंतर्गत मतलब 50 मीटर की दूरी पर, जो आपका घर है उससे 50 मीटर की दूरी पर प्रति व्यक्ति को कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए, 70 लीटर प्रति व्यक्ति को, कितना 70 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो हमने ये सीखा कि ये भी प्रश्न जो है वो करंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये करंट में ही हुआ होगा, उस टाइम 2015 की बात बता रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन आपके करंट से बन रहे हैं यहाँ पर। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करंट से बन रहे हैं। अगला देखिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि अपने यहाँ टोटल 18 मंडल हैं। तो खास खास चीज़ें देखिए याद रखिएगा। एक मैंने यूपी का वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने इस चैनल पर, आप देखिएगा, लिंक पे जाइएगा तो देखिए यूपी का जो डाला हुआ बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आप देखेंगे तो आधे घंटे से कम का है। और आप उसमें देखेंगे कि हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है, नृत्य से लेके, भाषा से लेकर के, जनसंख्या से लेकर के, वन्यजीव अभ्यारण्य से लेकर के, जो ये किस कौन सा प्रमुख शहर किस लिए फेमस है। मतलब मैं अक्सर मतलब ज़्यादातर मैंने ये कोशिश की है कि हर एक फील्ड से क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो मैंने इसके बिहाफ पर ही देख करके जो जो प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे, मैंने उसके हिसाब से ही तैयार किया है। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, एक छोटा वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें खास हैं। तो जैसे कि बताया गया, उत्तर प्रदेश में 54 जो हैं आवास विकास परिषद हैं और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। 316 तहसीलों की संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, तो वो है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो 6 तहसीलें हैं। तो सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, वो है इलाहाबाद। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में 2014 के अनुसार 97 और 901 कुल आबाद ग्राम है, मतलब कि यहाँ पर 97,914 कुल आबाद ग्राम हैं। ये 2014 के अनुसार बताया गया था उस टाइम पे। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किस चीज के। मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है जो आपको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। जैसे ग्रामीण समाज आपने पढ़ रखा है, तो उसको पढ़ने के साथ क्या करना है, आपको इसमें कुछ सोचना भी पड़ेगा। जैसे फसल के लिए कह रहे हैं, मतलब सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या होता है, किस चीज़ के हिसाब से होता है और किस चीज़ के विरुद्ध है। ये सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, लेकिन सिवाय इस चीज़ के, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, ठीक है, नागरिक औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो इन सभी जगहों पर क्या होगा कि वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य है, यहाँ पर पेड़ लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ लगाइए, लेकिन मतलब ये सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन ये जो नगरी है ना, इसके विरुद्ध है, क्योंकि नगरी औद्योगिक संपदाएं जो होती हैं इनके विरुद्ध होता है, ये इसके खिलाफ होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर कुछ बताया गया है। 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा वन नीति को घोषित किया गया था। वन नीति को कब घोषित किया गया था, 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा, जिसमें क्या होगा कि आर्थिक लाभ को गौण मानते हुए पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया था। तो ये चीज़ आपको बस एक बार रीड कर लेनी है, कुछ खास इस पर ध्यान नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGM
NREGA मतलब मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये 2006 में किया गया था, 2 फरवरी। ठीक, कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें एक रेशियो पूछा जाता है कि भाई इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना रेशियो होता है? तो वो होता है आपका 75 और ये कितना होता है? 25। ये इसका रेशियो चलता है, मतलब 3:1 का रेशियो चलता है। ठीक है, तो इस रेशियो को आपको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब पड़ेगा। 25 जो होता है वो राज्य का होता है और 75 जो होता है वो केंद्र का होता है हिस्सा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि, तो देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है वो राजस्थान का होता है। ठीक, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मध्य प्रदेश का और तीसरा महाराष्ट्र का। तो अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। तो सही है चौथा आंसर। तो अपना प्रदेश जो है ये उससे जनसंख्या के मामले में नहीं पूछ रहे हैं, ये क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, मतलब किसका एरिया बड़ा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो एरिया वाइज तो आप देख लीजिएगा कि भाई कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है। और जिले के मामले में आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जिला, अच्छा हाँ, इन सब प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल जाएंगे कि सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, आप एक बार देखिएगा, उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ये देखिए, जब ये इस पंचवर्षीय योजना के हिसाब से पूछा गया, तो आप जितनी पंचवर्षीय योजना है उनको एक दो बार जरूर रीड कर लीजिएगा कि उसमें आखिर ग्रामीण क्षेत्रों से कौन सा पॉइंट उठाया गया है। तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार ये पंचवर्षीय योजना जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी है, धनराशि क्या है? तो ये धनराशि कौन सी हो जाएगी? देखिए इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, 25% और 700 कितना 7,500 रुपये, ये इसकी धनराशि है। तो आखिर ये क्या थी योजना इसके अंदर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट अप्रोच योजना है। ये एक प्रोजेक्ट अप्रोच योजना है जो कि सितंबर 1991 में लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध इकाई जो लागत प्रतिशतता है एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है वो 25% 7,500 रुपये है। किसके लिए? जनरल के लिए। जबकि SC/ST के लिए कितना है? 33% और 10,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में SC/ST कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेखपाल के लिए कि समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी SC/ST के लिए। और यहाँ पे इसका भी परसेंटेज आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार जनरल का पूछा गया था 2015 में, तो हो सकता है इस बार इसका पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ये लोग आसपास का ही रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने व परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? मतलब कि कब कब जांच करनी चाहिए? महीने के हिसाब से, प्रतिदिन करनी चाहिए, या साप्ताहिक या फिर पाक्षिक? तो इसकी जो जांच पड़ताल है वो दैनिक करनी पड़ती है, करनी चाहिए। इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से रोज करनी चाहिए, दैनिक दिनचर्या के हिसाब से डेली करनी चाहिए। अब देखिए इसके अंतर्गत मिड डे मील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मूल रूप से देश की 2408 तहसीलों में 15 अगस्त 1955 में प्रारंभ हुई थी। तो ये जो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कि आखिर ये कब चालू हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1995 को जब चालू हुई थी। तो उस समय ये कितनी तहसीलों में चालू हुई थी? 2408 में तहसीलों में चालू हुई थी। 2017-18 के बजट में इस योजना पर इतना करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने की है। तो ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कितनी की गई, क्योंकि 17-18 तो निकल गया, लेकिन स्थापना कब हुई थी और कितनी तहसीलों में हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अनुसार स्वच्छता पर ध्यान रखने हेतु दैनिक जांच पड़ताल की आवृत्ति होनी चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, दैनिक जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर छोटे बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर 450 कैलोरी और प्राथमिक स्तर से ऊपर के लिए 700 कैलोरी पोषाहार निश्चित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई मिड डे मील के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर से ऊपर वालों के लिए कितना कैलोरी पोषाहार निश्चित किया गया है? तो 700 किया गया है, और नीचे वालों के लिए 450। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, और इसका लास्ट 100 क्वेश्चन है, क्योंकि 25 क्वेश्चन होने वाले हैं।
एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ग्राम पंचायत में भी देखिए क्या होता है, यहाँ पर 33% जो है ना वो क्या होते हैं, आरक्षित होने चाहिए। महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो 33% आरक्षित होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई चीज़ें, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद पर आरक्षण है। भारतीय संसद द्वारा पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 73वां संशोधन, तो यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के लिए 73वां संशोधन और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संशोधन भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। और पंचायतें जो हैं भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। तो ये चीज़ें टैगलाइन जो होती हैं इस तरह की आप पढ़ लीजिएगा तो काम आएंगी काफ़ी आगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ये प्रीवियस ईयर का पेपर था जो मैंने आपको कराया है, ये 2015 में जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, ये उसका पेपर था। अभी इवनिंग वाला है वो मैं लेकर आऊँगा कल, तो कल उसका भी डिस्कस कर लेंगे। फिर 2 चकबंदी पेपर हुए थे उनका भी, तो 4 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराने के बाद फिर हम आपको सीरीज स्टार्ट कर देंगे डेली। जो इनमें प्रश्न आए हैं आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल मैं आपके ढूंढ ढूंढ कर लेकर आऊँगा, वो लिस्ट मैंने बना ली है। तो जल्दी ही मिलते हैं फटाफट अपने ट्रैक पर, बस जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।